हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। सनवर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। जी। सनवर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और दूसरा ये कि केवल खंडवा की मैं बात करूं तो केवल 25% मतदान अभी तक हुआ है, यानी कि मतदान की स्पीड थोड़ा धीरे है वहां। निश्चित रूप से विजय जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं खंडवा बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में रहने वाले मतदाता भाइयों बहनों से कि वो अपने मत का उपयोग जरूर करें। यह ऐसा वक्त होता है जो सभी राजनीतिक दलों को उनके किए हुए काम का प्रतिशत देने का वक्त होता है, और जनता को इस अवसर का उपयोग जरूर करना चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की यह पूरी कोशिश है कि हमारे जो यूथ लगे हुए हैं, एक बूथ पर 20 यूथ, वो आखिरी मतदाता तक अपना पूरा प्रयास करके और मतदान को अधिकतम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, खंडवा की अगर बात करूं तो यहाँ कई मुद्दे हैं। पंदाना की आपने को तस्वीर भी दिखाई थी, सड़कों का क्या हाल थे। उस इलाके में लोगों ने जरूर चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन बाद में मनाने पहुंचे थे। या सरकार में रहते हुए अगर सड़क ना बने और चुनाव के समय उसका बहिष्कार किया जाए, इसका मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी है लोगों में। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से कहीं कुछ लोकल मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम तुलना करें मध्य प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने की, तो 10 साल के कांग्रेस का शासन और बाद में 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन, तो बड़ी मात्रा में रोडें बनी हैं। और जहां एक इमेज हमारी इस प्रकार की बन गई थी कि मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तो गड्ढों से पहचान हो जाती है कि मध्य प्रदेश आ गया है, उस मिथक को तोड़ा है, उस इमेज को तोड़ा है, और मध्य प्रदेश में बेहतरीन सड़कें हैं। हाँ, ये बात सही है कि बारिश के कारण से, बारिश और डामर का कोई नाता बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो जब बारिश आती है रोडों पर गड्ढे जरूर हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर माह में उन गड्ढों को दुरुस्त करने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार गड्ढों को काम में भी थोड़ा सा देरी इसलिए हो रही है कि अक्टूबर में भी लगातार बारिश गिरने का काम हुआ है, फिर भी बहुत तेजी से हम लोग इन गड्ढों को ठीक करेंगे और रोडें वापस पिछली बार की तरह ही व्यवस्थित रोडें और चिकनी रोडें होगी। जोबट सीट को लेकर कितने आशंकित हैं आप, या आशावान हैं? आशंकित है या आशावान है, दोनों चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूरी तरह आशावान है जी, पूरी तरह आशावान है। जोबट सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहाँ से आपको बाहरी प्रत्याशी लाना पड़ा। नहीं विजय जी, उसको मैं पहले भी बोल चुका हूं, और आप अगर मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं पूरा फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। कि विजय जी, असल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई अच्छा नेता नहीं है, वामपंथ में कोई अच्छा नेता नहीं है, या समाजवादी में कोई अच्छा नेता नहीं है, बसपा में कोई अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। वहां पर भी जो अच्छे नेता हैं और जिनका वहां अपमान हो रहा है, उनके अनुभव का, उनकी प्रतिबद्धता का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा है, सिर्फ नेतृत्व उनका कहीं है नहीं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ काम करना चाहते हैं, अगर वो भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने के बाद, सारे आकलन के बाद अगर उनको टिकट देने का काम किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो उसने ऐसा नहीं कि बाहर का प्रत्याशी लाकर मैं रोक रहा हूं आपको। नरेंद्र सलूजा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सलूजा साहब, स्वागत है आपका IBC 24। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सलूजा साहब, सबसे पहले तो जो आंकड़े आ रहे हैं अभी मतदान के, लगभग 1:03 हो गया है और 12 बजे बाद के आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं। केवल खंडवा को लेकर बाकी जगह 30-35% मतदान चल रहा है, 25% मतदान हुआ है खंडवा में। एक तो ये कम मतदान किसके फेवर में जाएगा? देखिए, मतदान अभी 1 बजे तक का तो कुछ आकलन करना ठीक नहीं होगा जी, क्योंकि मतदान अभी बढ़ेगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। शाम को 6 बजे तक मतदान है, तो निश्चित तौर पर भी इतनी जल्दबाजी होगी मतदान के प्रतिशत को लेकर कुछ भी कहना। हर शुरुआत प्रारंभिक समय में कुछ मतदान कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है,
लेकिन शाम होते होते तक निश्चित हमें उम्मीद है कि बढ़ेगा, क्योंकि ये जो वोट है सरकार के खिलाफ है, सरकार के कामों के खिलाफ है, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, उनके झूठ के खिलाफ है, इसलिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। जी सलूजा साहब, अगर खंडवा की मैं बात करूं, मैं सनवर पटेल साहब जुड़े हुए थे, उनसे यही पूछ रहा था कि पंधाना के आसपास के कुछ इलाकों में मतदान का बहिष्कार हुआ था, जो अच्छी बात नहीं है। कुछ अपने लोकल मुद्दे थे उनके। सलूजा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है। पंधाना के पास गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है। हम तो यही अपील करते हैं कि लोग घरों से निकले, मतदान करें, लेकिन उनकी मांग थी कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कई क्षेत्रों में, 4 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के बैनर लगे मिले, पानी नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पे हम तो जनता से ये अपील करेंगे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान आवश्यक रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपनी बात रखने के और भी मंच हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 15 साल की भाजपा की सरकार में लोगों को ठगा है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, लेकिन मतदान का बहिष्कार करना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, और मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए। और आपकी जो बात है वह मतदान के द्वारा भी रख सकते हैं। यदि आपको 15 साल में सड़क नहीं मिली है तो किसकी सरकार रही, किसने झूठे वादे किए, किसने विकास नहीं किया, तो आप आपके वोट के द्वारा भी उस चीज का विरोध कर सकते हैं। इसलिए मतदान का बहिष्कार करना कतई उचित नहीं, मतदान के द्वारा अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं जोबट की बात कर रहा था सनवर साहब से, और उनसे बातचीत भी हुई, तो मैंने यही पूछा उनसे भी कि आप कांग्रेस प्रत्याशी, जो कांग्रेस के पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, जो आपकी पार्टी को हरा चुके हैं, वही प्रत्याशी आप लेकर आए, उसी को मैदान में उतारा। आपका कार्यकर्ता तो आशान्वित था कि कम से कम उसे टिकट मिलेगा। देखिए, बात जोबट की कर रहे हैं, पृथ्वीपुर में भी यही स्थिति है। पृथ्वीपुर में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया वो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश से आए थे जी। जोबट के अंदर भी यही किया गया। ये खुद को सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बताते हैं। 18 वर्ष से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, 7 वर्ष से दिल्ली में सरकार है। स्थिति क्या है कि प्रत्याशी नहीं मिल पाए, आयातित करना पड़े, कांग्रेस से, सपा से आयातित करना पड़े, इससे समझा जा सकता है। और आप देखिए, चलते चुनाव में भी बड़वा के प्रत्याशी को उन्होंने विधायक को आयातित किया। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है कि सत्ता की हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, जो वर्षों से ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद अब भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए, झंडा उठाने के लिए और इनके नारे लगाने के लिए, क्योंकि जब मिलने की बारी आती है तो दूसरे दल से आयातित लोगों को बुलाकर टिकट दे दिए जाते हैं, मंत्री पद दे दिए जाते हैं, और इनका जो कार्यकर्ता नेता है, जो वर्षों से संघर्ष कर रहा है, वो ठगा जाता है। इस पर मैं पूछता हूं सनवर पटेल साहब आपसे कि इन आयातीत को आशातीत सफलता मिलेगी कि नहीं? देखिए विजय जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सरोजा जी जो बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं अपनी पार्टी का, लेकिन आप उनसे पूछिए, या आप अनुमति दे तो मैं उनसे पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल, कि पूछिए सरवर भाई, पूछिए। क्यों भाई साहब, इनका क्यों आपसे संवाद नहीं हो पाता है? क्यों ये अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेता जो जनता में मजबूत है, वो लोग कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, और आप आत्मचिंतन या आप आत्ममंथन क्यों नहीं करते हैं आपके वरिष्ठ नेता लोग? सरवर भाई, जवाब दे दो, आपका प्रश्न पूरा हो गया। जी 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 सरवर भाई, मैं कहना चाहता हूं कि अभी यदि मैं एक नोटों की बोरी लेके निकल जाऊं तो आपके दल के भी कई लोगों को खाली कर दूं। ये निष्ठा और ईमानदारी की बात होती है। देखिए, जिनको बिकना होगा बिकेगा, जिनको टिकना होगा टिकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यदि 1000 लोगों को सौदेबाजी के लिए आमंत्रित किया होगा तो बिकते 5 ही हैं, 995 फिर भी ईमानदार रहते हैं। और आप देखें, यदि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आत्ममंथन नहीं कर रही, इनको रोक नहीं पा रही, अरे जब आपकी पार्टी के नेता बोरियां लेके खुलेआम बोलियां लगा रहे हैं, खुलेआम खरीदारी कर रहे हैं, मंडी बना दिया है, राजनीति को कलंकित कर दिया, तो इसमें जो बेईमान टाइप के लोग होंगे, जिनके काम धंधे इस तरह के होंगे, जिनको सत्ता के संरक्षण की आवश्यकता होगी, जिनका चरित्र पैसा कमाना होगा, जिनका चरित्र सेवा करना नहीं होगा, ऐसे लोग तो बिकेंगे। और ऐसे लोग इतिहास है। और ये गंदी राजनीति शुरुआत मोदी और अमित शाह के आने के बाद देश में 2014 के बाद हुई है। गोवा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेघालय की बात करें, कर्नाटक की बात करें, देश भर में ऐसे उदाहरण है कि अपनी सत्ता के लिए किसी को भी सौदेबाजी कर सत्ता बना लो, चलती सरकार गिरा दो।
ये गंदी राजनीति पहले अटल जी विजय जी, चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, जी। आप दोनों को रोक रहा हूँ। जी। इस बीच एक बयान आया है, जबलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा था, इसलिए ये उपचुनाव पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो खंडवा और जोबट के दौरे कर चुके हैं और दावे से कहते हैं कि ये दोनों सीट बीजेपी जीत रही है। उन्होंने रेगांव और प्रतिपुर में भी बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को इसलिए जीत नहीं मिलेगी क्योंकि वो नेतृत्व विहीन हो चुकी है और उनकी नीति और नीयत पर जनता को भरोसा नहीं है। चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है कि सरकार के खिलाफ वातावरण बनता है, पर मुझे लगता है कि हम सभी चुनाव जीतेंगे। मेरा 2 क्षेत्रों में जाना हुआ, जोबट और खंडवा। मैं दावे से कह सकता हूं कि दोनों सीट जीत रहे हैं और जो मेरे पास फीडबैक है प्रतिपुर और रेगांव का, वो भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस कितना भी जोर लगाए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व की कमी है, नीति और नियत उसके ऊपर भी लोगों को शंका है। और तो नीति और नियत पर शंका है, नेतृत्व विहीन है। सलूजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस बयान पे। सलूजा साहब देखिए, भाजपा के स्टार प्रचारक खुद कह रहे हैं मैं 2 सीट पे गया और दोनों सीटें जीतने की उम्मीद है। तो मैं तो समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय को, देश को, भाजपा को हर सीट पर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां जा रहे हैं जहां वो वहां कह रहे हैं कि वहां जीतेगी, बाकी के बारे में उम्मीद बता रहे हैं और खुद कह रहे हैं सरकार के काम को लेके वातावरण है, खिलाफ वातावरण है, तो सब सच्चाई स्वीकार रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व नहीं, तो इसी नीति, नियत और नेतृत्व ने तो 2018 में पटका था, इसी नेतृत्व ने तो दमोह उपचुनाव में पटका था और यही नेतृत्व अभी भी पटकेगा। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जो खुद इंदौर संभाग के प्रभारी 2018 में रहे, अपने बेटे की सीट जिता पाए थे और पूरा संभाग को उन्होंने हरवा दिया था, तो वो खुद ही संभाग के प्रभारी होने के बाद संभाग को नहीं जिता पाए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो बड़े बड़ी बातें करने या बड़े बड़े दावे करने, जोबट और खंडवा में उनके घूमने से जीत सकती पार्टी, तो फिर तो पार्टी को उनको पृथ्वीपुर और रेगांव जहाँ उनके मुताबिक जीत की संभावना उनको कम दिख रही है, वहां भी भेजना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी को उनको पश्चिम बंगाल भेजा था, परिणाम सबके सामने है। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल से दूरी बनाई हुई है। तो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें बोलने उनकी आदत है, थोड़े बड़े बोले नेता भी है, इस तरह की बातें उन्होंने कही होगी। जी सरवर जी, आपको लग रहा है कि ये बयान देना और उस बयान में ये जिक्र भी करना कि एक माहौल बनता है सरकार के खिलाफ? देखिए, कैलाश जी ने इसको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा है कि उपचुनाव में क्या होता है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। 2 में वो स्वयं गए हैं जहां व्यवस्था की दृष्टि से उनको जाना था, और 2 के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे फीडबैक है, मुझे वहां की जानकारी है कि वो दोनों भी हम जीत रहे हैं। अब 4 सीट में उपचुनाव है, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, और 4 पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये जीत रहे हैं, ऐसा कैलाश जी बोल रहे हैं, तो ये कैलाश जी का बयान स्वागत योग्य है। अब हमारे जो वरिष्ठ साथी यहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र सलूजा जी ने कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या कहा, पश्चिम बंगाल में वो 3 से 77 पर लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है, वो 0 पर पहुंच गई है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद भी वो इस बात पर ताली बजाते हैं, इस बात पर खुश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पिछड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 से 77 पर पहुंची है, आप भले ही 0 हो जाओ तब भी आप खुश होते हो। ये कैसी गणना है आपकी? और जैसा उन्होंने कहा कि 2018 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैं तो ये कहता हूं कि जो कैलाश जी ने कहा है कि ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और इन तीनों के अभाव में नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। तो आप 1984 में 404 पर थे और 14-15 के लोकसभा में 44 पर आ गए। कहाँ 404 और कहाँ 44, लगभग 10 गुना कम। तो अगर ये नेता होते, कोई नीति होती, तो मंथन करते। अब आप कह रहे हो नहीं हम तो मंथन करते, करता कौन मंथन ये पता नहीं चलता है। भाई दिल्ली में कौन मंथन करने वाला है? जितने वरिष्ठ नेता थे उनको आपने बोल दिया G23 है, ये तो अनर्गल बातें करते हैं। फिर सही बात कौन करता है? सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी करते हैं। मध्य प्रदेश में सारे नेता गलत है, सिर्फ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी हैं। तो कमलनाथ जी उपचुनाव में कितनी बार गए इन 4 क्षेत्रों में, और दिग्विजय सिंह जी कितनी बार गए इन 4 क्षेत्रों में? अब क्यों नहीं गए, प्रश्न ये है। अब इसलिए नहीं गए। इस पर मैं सवाल लूंगा, मैं सवाल करूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने
मतदान किया है पृथ्वीपुर में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के अध्यक्ष ने वोट किया। 105 साल के भगवान दास दुबे ने मतदान किया है। ब्रजभानपुरा गांव में मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीर आप देखिए, उनके परिवार के सदस्य उन्हें बूथ तक लेकर पहुंचे। बूथ पर जाकर उन्होंने मतदान किया है। तो देश के खिलाफ भी लड़े, जो देश के खिलाफ जो लोग थे उनसे लड़े और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और एक तस्वीर आप देखिए, 102 साल की बुजुर्ग महिला जो घर से निकली वोट करने। ये तस्वीर आप देखिए, ये दोनों तस्वीर इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। ये एक सूचक है कि आप घर से निकलिए, वोट करने पहुंचिए। मतदान आपका अधिकार है और अगर आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी अगर बात रखनी है तो मतदान के जरिए आप अपनी बात रखिए। चलिए, सलूजा साहब हमारे साथ जुड़े। सलूजा जी, जब प्रचार की बात कर रहे थे सनवर पटेल साहब और पार्टी के अंदर वरिष्ठता की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहीं तक सीमित है पार्टी। देखिए, यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक सीमित है, हमको उस पर जवाब देना चाहिए। मोदी अमित शाह की पार्टी बन बैठी है। सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। आज आडवाणी जी की क्या हालत है, मुरली मनोहर जोशी जी की क्या हालत है, कई वरिष्ठ नेता उदाहरण है जिनकी देश में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों नेताओं ने कर दी है। ये पार्टी गुजरात पार्टी, मोदी शाह पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने से पहले है कि कांग्रेस में आज भी लोकतंत्र है। हमारा नेतृत्व सोनिया जी करते हैं, हमारा नेतृत्व राहुल जी करते हैं। हमारे में कोई तानाशाही रवैया नहीं होता। हमारे में अपनी बात कहने का सब नेताओं को हक है। और G23 की बात करें, जो भी करें, आंतरिक लोकतंत्र सबको कहने की आजादी, किसी पर हमने कार्रवाई नहीं करी। आप मोदी और शाह के खिलाफ किसी नेता की ताकत तो एक लाइन बोल के बता दें, वो दूसरे दिन पार्टी से बाहर हो जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तानाशाही रवैये से और हिटलरशाही से पूरी पार्टी को चलाने वाले लोग हैं। तो हमारी पार्टी के ऊपर तो पूरे देश को पता है, हमने 70 साल राज भी किया है। हमारी पार्टी के लोकतंत्र के बारे में पता है। हमारी पार्टी में जिस प्रकार से सबको बोलने की आजादी, यह भी सबको पता है। जी, सरवर पटेल साहब, अगर मैं जोबट की बात आपने की, पृथ्वीपुर रैगांव की भी अगर बात करूं, तो आपको लग रहा है कि आशातीत सफलता मिलेगी वहां, या फिर आप पृथ्वीपुर को तो कांटे की टक्कर मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से विजय जी, सबसे पहले तो आपने अभी जो अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया, मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे हमारे बुजुर्ग, ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले हमारे वरिष्ठों का, जिन्होंने 100 से ऊपर की उम्र के बावजूद भी वोट डालकर समाज को एक संदेश दिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं विजय जी। और जो आपने कहा पृथ्वीपुर और रैगांव के बारे में, निश्चित रूप से हम पूरी तरह आशावान हैं। पृथ्वीपुर में भी हम इलेक्शन जीत रहे हैं और रैगांव भी हम चुनाव जीत रहे हैं। ये एक लोकसभा जहां 8 विधानसभाएं आती है और 3 विधानसभाएं, 11 ही विधानसभाओं के रिजल्ट आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। चलिए, नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी शुक्ला साहब, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, शायद इन पर दोनों नेताओं का भी रिएक्शन लूँगा। सलूजा साहब भी जुड़े हुए हैं और सनवर पटेल साहब भी हमारे साथ हैं। इस उपचुनाव में ये प्रतिष्ठा का उपचुनाव बना दिया था। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितनी रैलियाँ करनी पड़ी। खुद CM शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाएँ लेते रहे, 1 दर्जन से ज़्यादा स्टार प्रचारक बुलाए, UP से बुलाए, महाराष्ट्र से बुलाए। आप इस पूरी गहमा गहमी को, या ये कहें कि क्या बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए थी या जीत दूर नजर आ रही थी? नहीं, बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए क्या होता है, चुनाव उनके लिए एक इवेंट कार्यक्रम होता है। कांग्रेस के लिए भले वो चुनाव होता है, पर बीजेपी के लिए वो एक इवेंट के रूप में कार्यक्रम होता है। तो उसके अंदर उनकी भव्य भागीदारी होती है। किसी भी चुनाव में, वो चाहे छोटा चुनाव भी हो, तो उसके अंदर वो सारे पत्तों का इस्तेमाल करना जानते हैं और वो उसी आधार पर खेलते भी हैं। पहली बात। तो दूसरी बात है कि प्रतिष्ठा का चुनाव तो निश्चित रूप से इसलिए भी है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के आधार पर नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है शिवराज सिंह जी की प्रतिष्ठा को लेकर। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इस चुनाव में सारी ताकत और सारा जिसे जोर लगाने कहा जाए, वो शिवराज सिंह जी को ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब पिछले 1-2 सालों से उपचुनाव की आने तक की स्थिति में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के भाव, घरेलू गैस के भाव, इन सब चीजों का असर बहुत बुरा पड़ा है।
तो भाजपा का जो मुख्यतः वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है और उसी का लाभ कांग्रेस को कोई दल नहीं मानता। कांग्रेस एक भीड़ है जिसका कोई चरित्र नहीं होता, कभी इधर है कभी उधर है, क्योंकि संगठन स्तर पर कांग्रेस वहां कोई काम नहीं कर पा रही पिछले इतने समय से। केवल भाजपा के विरोध का और भाजपा के किए गए कार्यों का जो नुकसान भाजपा को होगा उसी का लाभ कांग्रेस उठाना जान रही है। बाकी कांग्रेस की अपनी खुद की संगठन पे कोई टीम पकड़ ये सारी चीजें वहां नहीं है। पर इसके अलावा इस चुनाव में, चूंकि ये उपचुनाव के अंदर मुझे खंडवा में लगता है कि खंडवा का चुनाव वैसे भी इस बार लंबे समय बाद वहां, चूंकि कांग्रेस की 3 सीटें हैं भाजपा के और ये आदिवासी क्षेत्र है, पर आदिवासी के अलावा ये बहुत बड़ा क्षेत्र ठाकुर बहुल क्षेत्र भी कहलाता है। और नंद कुमार सिंह चौहान जी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता था कि उनके, अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप देखेंगे जो मुस्लिम वोट था वो भी नंद कुमार सिंह चौहान जी के फ्लो में जाता रहा है। अब वो इस बार चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए ये जो 2 बड़ी बिरादरी है इसका नुकसान वहां होगा और आदिवासियों पे ही सारा फैसला है कि आदिवासियों के वोट कहां जाएंगे खंडवा में। और दूसरा, एक जो सचिन बिरला को कांग्रेस भाजपा में शामिल किया है उसका भी नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर के समीकरण जो है, जैसे हितेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र सिंह सोलंकी का परिवार वहां रहा है, 3 चुनाव जीता था, आपने उनको दरकिनार करके बिना सहमति के आपने जिस तरीके से लिया है, जबकि उसकी कांग्रेस में ही इस बार बहुत विरोध स्थिति बन गई थी, जिसका नुकसान भी भाजपा को वहां होगा। जी, राम पांडे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे साहब, स्वागत है आपका आईबीसी पर। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो जो वोट प्रतिशत आ रहा है अब तक, खंडवा को छोड़कर बाकी जगह 30-35% से ऊपर मतदान हो चुका है। खंडवा में मतदान थोड़ा धीमा है। जी, जवाब चाहते हैं? जी जी जी। हाँ, तो खंडवा में बहिष्कार किया गया है ना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो खंडवा में कई जगह वोटों का बहिष्कार किया गया है कि रोड नहीं है तो फिर वोट मांगने क्यों आ रहे हैं, बिजली कटौती है तो फिर वोट मांगने किस बात पर आ रहे हैं, जब खाद नहीं मिल रहा है तो वोट मांगने किस बात पर आ रहे हैं, जब डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं तो वोट किस बात पर मांगने आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया तो वोट क्यों दें, गैस महंगी कर दी तो वोट क्यों दें, बेरोजगार है तो वोट क्यों दें, खाद नहीं मिल रहा है आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार हैं युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो वोट किस बात के लिए दें। तो खंडवा में एक कारण ये भी है। अगर इस तरह की नाराजगी है तो नोटा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप भी शायद यही अपील करेंगे। नहीं, हर एक का अपना विरोध करने का तरीका होता है। अब नोटा को कोई महत्व तो देता नहीं है। जब आदमी जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाता है तो इस तरह का विरोध करता है, और भी इससे ज्यादा परेशान होता है तो फिर आत्महत्या करता है। अब आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रतिदिन 1 या 2 आत्महत्या पूरे 52 जिलों में, या किसान करे या युवा करे, कोई ना कोई आत्महत्या प्रतिदिन हो रही है। और आत्महत्या तब की जाती है जब घोर निराशा हो, घोर हताशा हो, हर तरह से इंसान परेशान हो चुका हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या अन्य कारण हो। आखिरी स्टेप होता है उसका आत्महत्या करना, और ये आत्महत्या की चीजें बढ़ती जा रही हैं। और आप देख रहे हैं ये खाद का संकट चल रहा था पूरे मध्य प्रदेश में, किसान परेशान थे, रात रात भर लाइन में लगे थे, उनकी पत्नियां लाइन में लगी थी। अशोकनगर में किसान ने खाद नहीं मिल रहा था तो जहर पी लिया। लेकिन कृषि मंत्री ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं राम पांडे साहब, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहां लगातार इलेक्शन में उतनी सक्रिय नजर आई? जी, जब किसान लाइन में खड़े हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, 10 महीने से किसान दिल्ली में हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, 600 किसान आत्महत्या कर ली दिल्ली में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोरोना काल में करोड़ों मजदूर रोड पर चलते चलते मर गए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस कहां से दिखाई दी जाएगी? इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, 118 रुपए का पेट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब। भूपेंद्र गुप्ता साहब जी, एक अहम सवाल आपसे ये कि चारों सीटों पर दावा कर रही है बीजेपी की वो चारों सीटें जीत रही है, और कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी सामने आया कि नेतृत्वहीन पार्टी है कांग्रेस। ये तो बड़बोलों की पार्टी है, इनकी जुबान जो है 1.5 फुट की रहती है। ये तो 200 पार कर रहे थे, फिर 107 में कैसे सिमट गए 2018 में। ये तो 300 पार कर रहे थे, कलकत्ते में दुकान उल्टी इनकी कैसे बैठ गई।
ये बड़बोलों की पार्टी है। ये केवल जो है जुबान से बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा क्या करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इनके पास 2 उपचुनाव तक के लिए इनके पास उम्मीदवार नहीं है। ये इनकी हैसियत है। ये इनकी हैसियत है कि इनकी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे अपने मुखर्जी साहब। उन मुखर्जी साहब के नाम पर जो है ये कलकत्ते तक में वोट नहीं मांग पाए। वहाँ पर भी इनको जो है सुभाष चंद्र बोस जी से लिपटना पड़ा और जो है टैगोर साहब से लिपटना पड़ा। ये इस पार्टी की बातों के उनकी गप्पों को आप लोग जो महत्व दे देते हैं, इसलिए ये बात है। नहीं तो है क्या, किसी की पार्टी मिस कॉल से बनती? दुनिया में कोई पार्टी बनी इस पार्टी के अलावा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये जो है ये झूठ फरेब की पार्टी है और उसमें जो है वो कहाँ जीत मिल रही है और कहाँ लगता है नेक टू नेक फाइट लग रही है आपको? चारों सीटें जीत रहे हैं और इसीलिए ये घबराहट है। ऐसे जो है जनरल इलेक्शन में भी जैसे नहीं बैठते ऐसे बैठे हुए बीजेपी के दफ्तर में, ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं जैसे जो है पूरे हिंदुस्तान का चुनाव मॉनिटर कर रहे हूँ। ये घबराहट क्यों है? मुख्यमंत्री साहब ने जो है अभी पेड कार्यक्रम किया आधे घंटे का, आप सबके चैनल पे जो है उसका लाइव दिखाया गया। ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? क्यों आदिवासियों को वहाँ से प्रलोभन देने पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं ले रहा इसका? ये सारी चीज़ें क्या दिख नहीं रही जनता को? सारे चैनल पे उनका जो आज ही आदिवासियों कार्यक्रम होना था, उनका गौरव और उनका सारी जो दुकानदारी, ये जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जिस तरह से आचार संहिता की सरकारी तौर पर सरकार के धन का उपयोग करके जिस तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, सारे जगह दिख रहा है। जिस चैनल को खोलो उस पर सीएम साहब का जो है लाइव चल रहा। क्यों चल रहा है? क्या जो है जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ पर वो चैनल दिखते नहीं हैं? वहाँ पर बंद हैं क्या वो चैनल? ये जो सारी चीज़ें जनता समझ रही है और जनता जो है ये जो 120 रुपये का जो पेट्रोल है ये इस भारतीय जनता पार्टी के प्राण लेगा। ये जो इन्होंने जानवरों के खाने लायक चावल खिलाया आदिवासियों को, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। जिस तरह से इन्होंने कोरोना में लूटा लोगों को, बिस्तर बेचे, दवाइयाँ बेची, दवाइयाँ चुराई, ये सारी चीज़ें, नकली जो है फैक्ट्रियाँ डली नकली इंजेक्शन बनाने की, नकली दवाइयाँ जिस तरह से बाज़ार में फैली गई, ये सब चीज़ें इनको जो है इसके जवाब जनता देने वाली है। जनता देगी इसके जवाब। ये जो है ये जो लुटेरी प्रवृत्ति एक भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए पैदा की गई है, इस प्रवृत्ति के खिलाफ देश का जनमानस तैयार हो रहा है। जनता जवाब देगी, लेकिन मैं भी जवाब लूंगा सनवर पटेल साहब से। सनवर पटेल साहब, ये बात लगातार सामने आ रही, कांग्रेस इसी मुद्दे को उठा रही है, कह रही है कि आपने जो महंगाई दर को कंट्रोल नहीं किया है, कम नहीं हो पाई है, पेट्रोल, गैस, डीजल, इसका जवाब जनता देगी आपसे। मैं वही सवाल का जवाब लूंगा आपसे। 44% बदलाव हुआ। हमारे साथ शर्मा पटेल जी और रवि शुक्ला साहब बने हुए हैं और राम पांडे जी भी लगातार उनसे कि आपने जो महंगाई दर को कंट्रोल नहीं किया, कम नहीं हो पाई है। सनवर जी, आपके सामने अगर टीवी चल रहा है तो आप उसको म्यूट कर दीजिए। आपसे मैं वही सवाल का जवाब दूंगा आपसे। देखिए विजय जी, महंगाई का जहां तक सवाल है, हेलो जी आप, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लेकिन आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपके सामने अगर टीवी चला तो आप उसको म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है विजय जी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। हेलो 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 हेलो, चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है विजय जी? बिल्कुल आ रही है सर, जवाब दे दीजिए। देखिए विजय जी, महंगाई का जहां तक सवाल है, महंगाई है लेकिन उसके कारण वैश्विक है, उसके कारण लोकल नहीं है। अगर उसके कारण मध्य प्रदेश के अपने होते तो हमारे आसपास के जो प्रांत है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर 50 रुपए और 60 रुपए लीटर पेट्रोल होता। लेकिन अगर वहां पर भी रेट यही है, इसका मतलब वैश्विक कारण है महंगाई के। मैं अपने विद्वान मित्रों को आपने बिठाया है, उनकी बातों का भी जवाब देना चाहता हूं विजय जी। जैसे अभी हमारे सम्माननीय गुप्ता जी ने कहा था
उन्होंने तो सीधे मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप निष्पक्ष नहीं हो, आप पारदर्शी नहीं हो। भाई उन्होंने तो कह दिया कि आपने लाइव क्यों चलाया। तो ये सवाल ठीक नहीं है मीडिया पर भी। अब हमारे एक और मित्र ने कहा, सम्माननीय राम पांडे जी ने, उन्होंने कहा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ग्वालियर से वो आते हैं, ग्वालियर में अजब सिंह कुशवाहा जी के कारण से एक किसान ने आत्महत्या की, विधायक जी, कांग्रेस के विधायक के कारण से उनके ऊपर एफआईआर हुई है। इसके बारे में वो कोई जवाब देंगे? नहीं, चिल्लाने लगेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो वास्तविकता है, वास्तविकता को ये दिखाते नहीं है। हार के डर से, उसकी खीज से अनर्गल आरोप लगाने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। और इन्होंने कहा कि साहब, राम पांडे जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ के बोल दिया कि ये जो आपने वोटिंग परसेंटेज का बोला और वोट के बहिष्कार का बोला, तो उन्होंने कहा कि समस्याएं इतनी है कि लोग वोटिंग से बहिष्कार कर रहे हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी से समस्या होती तो आप अपनी तरफ वोट कर लेते, उनको आप अपनी तरफ वोट कर लेते। उनको भारतीय जनता पार्टी से समस्या नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सारे लोग भी मतदान करेंगे। ये भ्रम फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की समस्याएं आती है। कौन भ्रम फैला रहा है? राम पांडे साहब, कौन फैला रहा है भ्रम? जी, ये बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों करेंगे, कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का? वही 10-12 हजार किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसलिए वोट करेंगे? अमेरिका में जाकर झूठ बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। अभी खंडवा में चुनाव है, इंदौर से खंडवा का रास्ता 2 घंटे का है, 6 घंटे लग रहे हैं। अभी आपका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता खंडवा इंदौर से बाई रोड नहीं गया है, सीधे हेलीकॉप्टर से गए। इतना रोड खराब पड़ा हुआ है, क्यों आपको वोट करेंगे? और जनता का अपना तरीका है विरोध करने का। क्या जनता को हम ये भी समझाएंगे कि आप इस तरीके से विरोध नहीं कर सकते? कितना हम जनता को डराएंगे, कितना हम जनता को प्रताड़ित करेंगे? ये अधिकार भी आप जनता से छीनना चाहते हो। यदि वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, और वो वोट नहीं डालना चाहता है, तो आप उसके लिए भी उनको प्रेशराइज करेंगे। वो अधिकार भी आप जनता से छीनना चाहते हैं। और आप बताइए, ये चुनाव हो क्यों रहे हैं? आपकी नाकामियों के कारण चुनाव हो रहे हैं ना। ये चारों लोग किससे मरे हैं? ये कोरोना के कारण मरे थे ना। 2 भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत हो गए, 2 कांग्रेस के हो गए, अनावश्यक। क्योंकि ये जो 22 आपने बेंगलोर में बंद किए थे, 1 महीने कोरोना काल में रखे हुए थे, उसके कारण उपचुनाव हुआ। ये चारों वहां चुनाव करने गए थे। नंद कुमार चौहान भी वहां प्रचार करने गए थे, ब्रजेंद्र सिंह राठौर भी गए थे, तो ये कलावती भूरिया भी गई थी। तो ये चारों वहां से संक्रमित होकर आए, इसलिए 4 जगह चुनाव हो रहे हैं। और आपने फिर एक चुनाव फिर लाद दिया जनता के ऊपर, एक को और खरीद लिया, उसको पटेल साहब इतना साफ तौर पर कह रहा है कि आपकी वजह से निधन हुआ। पहले भी आपकी वजह से दिक्कत हुई थी और आपकी वजह से निधन हुआ, फिर आपकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। बहुत और उसके बाद फिर होना है एक सीट पर। विजय जी, वो तो सर आपके हीरे थे चले गए। रुकिए ना पटेल साहब, मैं पांडे जी, आपने दुखती रग पे अपनी हाथ रख दिया है। बिरला जी को क्या प्रॉब्लम हो गई थी कांग्रेस से? जे उन पर भाई 10-15 करोड़ की रिकवरी निकाल दी। तो उन्होंने कहा जितने भी अपराधी होते हैं उनको पता है बीजेपी में जाके हम सुरक्षित हैं। चाहे वो मुकुल रॉय हो, सिंधिया जी पे इन्होंने रिकवरी निकाली थी हजारों करोड़ की, कि सिंधिया जी तो भूमाफिया है, वो चले गए। तो इनकी पार्टी में जाने के कारण कई रहते हैं। एक तो जितने भी लोग हैं इनको नोटिस भेजते हैं, उससे लोग डर जाते हैं। दूसरा ये पैसा भी पटकते हैं, 35 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़। आप तो मुंह खोलिए, कई कारण होते हैं जाने के। उसमें एक कारण ये भी होता है कि जितने भी जो उपचुनाव हुआ ना, जब कमलनाथ जी की सरकार से टूटकर लोग जो है बीजेपी में आए, उसके बाद ये ट्रेंड हो गया है। एमपी में एक नया ट्रेंड हो गया है और इसको भी बड़ा समझने की जरूरत है कि कौन कब कहां शामिल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को यह जरूर समझना पड़ेगा कि जो कूदाकादी का इस पूरे मामले में जो इस पूरे नया वातावरण बन गया है, भाजपा में ही 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। आज की तारीख में भी अगर आप जो बहुत सारे जो सिंधिया जी के साथ गए हैं, आप अगर उनको देखेंगे या उनकी खबरें आप पढ़ेंगे तो वो कहीं पर भी भाजपा नेता नहीं लिखते हैं, वो सिंधिया समर्थक लिखवाते हैं कि भैया सिंधिया समर्थक लिखवाना। एक लाइन तो बीच में खींची ही हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो मुझे समझ में आती है कि भाजपा जो है, हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विराट व्यक्तित्व के लेकर भाजपा में शामिल हुए थे,
क्योंकि उस समय सुचिता और संस्कार सिद्धांत की राजनीति का एक मॉडल पेश हुआ था कि भाई इससे बेहतर राजनीति किसी राजनीति में नहीं हो सकती। एक चरित्र था अटल बिहारी वाजपेयी का, बहुत सारे लोग शामिल हो गए। समय के साथ क्या हुआ, जब मोदी जी की सरकार आई और भाजपा की अपनी राजनीति और रणनीति बदलने लगी, तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि आप सुचिता और संस्कार की राजनीति छोड़ के, चिंतन और मंथन की राजनीति छोड़कर आप जो है दूसरी पार्टियों को मथने में लग गए। मथने का परिणाम ये हुआ कि जो मक्खन निकला वो तो आप पैसे देके अच्छा जो कीमत दे सकते थे वो मक्खन तो आप ले आए, पर उसके साथ भाजपा का दुर्भाग्य हुआ कि भाजपा को उसके साथ सड़ी हुई छाछ, गंदा पानी पार्टी में वो सब आ गया और वो आज भाजपा की सुचिता संस्कार की राजनीति को गंदा कर रहा है। आप दमोह के चुनाव में इसका एक मॉडल है आपके पास में कि कभी भी इतनी बुरी तरह भाजपा नहीं आ रही वहां, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार ये किस प्रकार की राजनीति भाजपा कर रही है। अगर भाजपा को समझना चाहिए था तो भाजपा इन 4 विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में देती है, ये अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए प्रयास करती। भाजपा ने कूदाकादी की राजनीति इसलिए मार गए। शुक्ला साहब, वहां तो भाजपा ये कहती है कि जो है अंतर्द्वंद था। 27+1 के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा विजय जी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना वो तो दमोह पैटर्न पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो दमोह पैटर्न को 27 से मिलाना पड़ेगा। तो 19-10 का रेशियो हुआ था। अगर वो 10 जीत कर खुश होना चाहते हो तो सबसे आखिरी में हुआ है। लेटेस्ट चुनाव दमोह है, आखिरी चुनाव दमोह है। पूरा मंत्रिमंडल दमोह में था, मुख्यमंत्री दमोह में थे, प्रदेश अध्यक्ष दमोह में थे, पूरे शासन प्रशासन दमोह में था, उसके बाद भी आप हार गए। चलिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं राम पांडे साहब, हालांकि ये भविष्य की बात है और इसका फिलहाल कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मन में सवाल आया। मैं शुक्ला साहब आपका भी रिएक्शन चाहूंगा इस पे। राम पांडे साहब, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप 4 सीटें जीत रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो 4 कांग्रेस में ही रहेंगे? जी, इस बात की क्या गारंटी थी कि सत्युन सिन्हा बीजेपी ही रहेंगे? इस बात की गारंटी थी मुकुल रॉय बीजेपी में रहेंगे? इस बात की गारंटी थी कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहेंगे? इस बात गारंटी थी कि यशवंत सिन्हा बीजेपी में रहेंगे, नाना पटोले बीजेपी में रहेंगे? बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता छोड़कर पार्टी चले गए पिछले 7 सालों में। अभी सतपाल मलिक, डेली जो मैं बातें बोल रहा हूं वही इनके मेघालय के राज्यपाल बोल रहे हैं, सतपाल मलिक, कि ये किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वरुण गांधी वो भी बीजेपी में यही बात बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वो भी बीजेपी में यही बात बोल रहे हैं। तो बीजेपी के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है। तो वो तीनों का भी अब कुछ दिन में वो भी बाहर हो नेता आपने गिना दिए, ऐसा नहीं है। उतने पूरा कुनबा आपके यहाँ भी है G23 नाम से। जी, तो हमारे G23 वाले अभी सारे के सारे मीटिंग में थे, सबके सब कमेटियों में, सब मीटिंग में। हमारे यहाँ बात कहने का अधिकार है ना, हमारे यहाँ डराने का अधिकार नहीं है, तानाशाही नहीं है कि आप मुंह नहीं खोलोगे। इनके यहाँ अमित शाह और मोदी जी के सामने किसी के मुंह खोलने की हिम्मत है? यदि मुंह खोल रहा है तो उसको पता है कि अब मुझे पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। सतपाल मलिक बार बार कह रहे हैं कि मुझे कल निकाल देंगे तो निकाल देंगे, अब मैं तैयार बैठा हुआ हूं निकलने के लिए, मुझे राज्यपाल से हटाएंगे मैं निकलने के लिए। बोले आरएसएस ने मुझसे कहा कि 150 करोड़ रिश्वत ले लो, अनिल अंबानी ने कहा 150 रिश्वत ले लो, 150 करोड़ रिश्वत ले लो। ये 300 करोड़ की सीधी इसका कोई वजूद आधार नहीं है ना सर? आरएसएस अगर इसका कोई आधार है, कोई प्रूफ है तो उस पर बात करें। शुक्ला साहब, अरे राज्यपाल बोल रहा है, इससे बड़ा के आधार क्या होगा भाई? राज्यपाल मेघालय के खुद राज्यपाल बोल रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और क्या सबूत चाहिए भाई? राज्यपाल झूठ बोलता है क्या? वो भी भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल बनाया हुआ है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि आरएसएस 150 करोड़ दे रही है और अनिल अंबानी 150 करोड़ दे रहा है और दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये मेघालय के राज्यपाल जवाब दीजिएगा, फिर मैं जा रहा हूं शुक्ला साहब के पास। देखिए राम पांडे जी की आप बातों का मुझसे जवाब लीजिए, मैं कोशिश करूंगा देने की। राम पांडे जी बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हैं। किसने बोला कि आरएसएस 150 करोड़ रुपए कहां से लाए? ये ख्वाब में आई इनके। देखिए राम पांडे जी ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके वहां अपराधी होते हैं। जब आपने उनसे क्या मुझे बहुत देर बाद आपने बोलने का मौका दिया, पाकिस्तानी बोलते हैं उनको, आपने बहुत देर बाद तो मेरी बात नहीं होने दीजिए, हम बीच में नहीं बोलेंगे। पांडे साहब सुनिए ना, जब आपको बड़ी धीरता से गंभीरता से सुना है उन्होंने, धीर गंभीर होकर सुना है, उनको भी सुन लीजिए। देखिए बात इनके पास तो तर्क नहीं तो चिल्लाने लगेंगे। नेता को पाकिस्तानी चिल्ला लीजिए। नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है, अचानक से उनका वो चला गया। चलिए आप अपना जवाब दे दीजिएगा।
चलिए नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूं। शुक्ला साहब, जब हम इसको लेकर बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर जब हमने देखा भी कि एक नई प्रथा चल पड़ी, आपने भी उसके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन सवाल ये है कि जो जनता जिन्हें चुनती है कहीं ना कहीं कुठाराघात उनके ऊपर भी होता है। वो किसी और लक्ष्य को लेकर चुनती है, हो कुछ और जाता है, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, दोनों ही पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि जो इस चुनाव में, इस पर भी आपका ध्यान चाहूँगा कि इस चुनाव में विकास, मुद्दे, परेशानियां, जनता की समस्या, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये सब दाएं बाएं हो गया। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक सिर्फ और सिर्फ फोर्स तैनात रही, सिर्फ और सिर्फ वादे हुए। नहीं, देखिए क्या होता है, हर चुनाव में जो मूल मुद्दे होते हैं, सबसे पहली बात तो सरकार की अपनी कमजोरियां जो होती है उसको छुपाने के लिए वो कोशिश करती है कि मूल मुद्दों से इस चुनाव को भटका लिया जाए, और जितना मूल मुद्दे से अपन भटका लेंगे उतना अपना फायदा होगा। और भाजपा को मैं समझता हूं कि इन सब मामलों में अच्छी खासी महारत है कि मूल आप जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ने उतरते हो वो तो मुद्दा आपका, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो चाहे प्रादेशिक स्तर का चुनाव हो, वो मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। आपको दूसरे मुद्दों पे चुनाव के लिए मैदान में आना पड़ता है। पिछले हमारे कई चुनाव इसके उदाहरण हैं। मैं तो आपके माध्यम से एक बहुत ये मुद्दों की बात करें, पर इसी के बीच में चूंकि एक सवाल मेरा सनवर पटेल साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चूंकि भ्रष्टाचार की बात चली इसलिए हम कह रहे हैं ये बात को, कि अगर याद हो तो प्रभात झा साहब ने खुद 735 पन्नों की एक रिपोर्ट बना के दावा किया था कि महल ने करीब करीब 600 एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन बेच खाई है। महल से मतलब ग्वालियर ने। और उन्होंने दावा भी किया था साथ में कि अगर ये गलत निकला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। परंतु उस मामले में आज तक न तो कोई जांच की गई, जबकि मैं समझता हूं शायद प्रभात झा पार्टी के बड़े ईमानदार नेताओं में होंगे। पर पार्टी की नीति और निर्धारण का अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको एक नीति साफ बना देना चाहिए कि भैया इसकी जांच के लिए कुछ नहीं। अब इस मामले में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। तो मूल मुद्दों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मूल मुद्दों से इसी प्रकार भटक जाते हैं। इसमें हाथ स्वयं ये है कि फिलहाल वो मुद्दा भी गायब है और कुछ समय से प्रभात झा भी गायब है। पटेल साहब, आपने सवाल सुना होगा। ऐसा लगता है कि ये समय वाकई भले ही भाजपा के लिए मुद्दा न। जी कहिए सर, नमनी जी कहिए। जी, मैं जो मुख्य मुद्दा भाजपा के लिए आज की तारीख में है, ये पूरे देश भर में है। ये चुनाव, महंगाई, आप देख लीजिए बाजार की हालत इतनी खराब हो चुकी है। इस समय मैं बाजार में था कि इतनी भयानक महंगाई है कि लोगों का जो बजट था पूरी तरह से चरमरा गया है। पर इसके बाद भी भाजपा आज की तारीख में महंगाई के लिए राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को दोष तो देना जानती है, परंतु कहीं मूल मुद्दे पर स्थितियां नहीं है कि जो रोजगार की स्थिति बने या जो ये सब मुद्दे आज की तारीख में आम लोगों के बीच है। और मतदाता के लिए हिसाब चुकता करने का इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता। वो इंतजार करता है, जब वो उसको लगता है कि उसके साथ छल हो गया तो फिर वो बेहतर इंतजार करता है कि जब मौका आएगा तो मैं घर से निकल के वोट डालूंगा। पटेल साहब जवाब दीजिएगा, आपने सुना होगा वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी को। जी, मैं नवनीत जी की बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। विजय जी, देखिए, नवनीत जी ने कहा है कि माननीय सिंधिया जी के बारे में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई हो रही है उस बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी इन चुनाव के पहले जब जन दर्शन यात्रा निकली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑन द स्पॉट लोगों को कार्रवाई करने का काम किया, अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया। जवाब दे दीजिएगा क्योंकि राम पांडे जी से भी रिएक्शन लेना है मुझे। तो नहीं, अभी राम पांडे जी की बातों का मुझसे जवाब लेना सर। जी तो ये देखिए आप कि विपक्ष के पेट में सबसे पहले दर्द हुआ कि ऑन द स्पॉट आप सजा क्यों दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो ये जहां जहां कोई गलत हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर कहीं गलत नहीं हुआ है तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। राम पांडे जी ने कहा कि नोटिस मिल जाते हैं 150 करोड़ का, 800 करोड़। अरे साहब, आपका धन्यवाद, आपने माना तो सही कि आपकी पार्टी में अपराधी हैं। कोई किसी को नोटिस नहीं देता बिना अपराध किए, तो आपने माना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने मौतों की बात कही, मौतों पर राजनीति मत कीजिए। आज भी किसान महाराष्ट्र के अंदर, आज की दिनांक में भी महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, और वहां किसकी सरकार है आपको पता है। गुप्ता जी ने कहा था, अभी मैं एक बात का जवाब देना रह गया था, कि बड़बोले नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बड़बोले कौन है जिन्होंने कहा था 15 अगस्त पर ट्वीट मेरा संभाल के रखिएगा, मैं फिर से झंडा बंधन करूंगा मध्य प्रदेश में।
वो छिंदवाड़ा में भी झंडा वंदन नहीं कर पाए। अब बड़ बोले कौन है आप देखिए। चलिए तो ये बड़ बोले राम पांडे जी ये जनता के बीच नहीं जाने का काम आज मतदान का दिन है और जो मुद्दे आप बता रहे हैं या जो मुद्दे आपके साथ थे कहीं ना कहीं उनको बहुत पॉलिश करके आप जनता के बीच नहीं पहुंच पाए। जनता को खुद अपनी नाराजगी व्यक्त करनी पड़ रही, कम से कम विपक्ष तो साथ होता। देखिए अभी किसान लाइन में लगे हुए हैं, रात भर लाइन में लगे हुए नहीं दिखाई देंगे। बीजेपी अहंकार और घमंड में अंधी हो चुकी है। न उसे कांग्रेस दिखाई दे रही है, न मरती हुई जनता दिखाई दे रही है, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और सच्चाई ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है देश प्रदेश गांव और शहर में जहां कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही हो। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, महंगाई पर हो रहे हैं, बेरोजगारी पर हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिखाई देगा। 600 किसान आत्महत्या दिल्ली में कर ली, वो दिखाई नहीं दी है ना। लाखों मजदूर चल रहे थे, वो दिखाई नहीं दिए। और झूठ बोलने का आप देखिए, कल शिवराज जी ने क्या कहा था, कल का झूठ देखिए शिवराज जी का, इंटरनेशनल झूठ, कि डीएपी हिंदुस्तान में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि डीएपी का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। कल का बोला है उन्होंने, बोले डीएपी की कल की बात खत्म हो गई, आज नई बात है। मतदान के पर जो माफी चाहूंगा आप तीनों से। सर समय की भी सीमा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।